हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। आज अपन डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन के बारे में। क्या होता है रिफ्रैक्शन? तो जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो लाइट बेंड होता है। तो पहले तो लाइट बेंड क्यों हो रहा है? क्योंकि लाइट हमेशा उस रास्ते से जाना चाहता है जो सबसे फास्टेस्ट रास्ता है। समझ रहे? सो सबसे फास्टेस्ट रास्ता चूज करने के लिए लाइट बेंड होता है जब भी दूसरे मीडियम में जाता है। और ये जो फास्टेस्ट पाथ है वो मीडियम टू मीडियम चेंज होता है। जैसे मान लो एक मीडियम में फास्टेस्ट पाथ ये, जैसे ही मीडियम चेंज हुआ तो फास्टेस्ट पाथ चेंज हो जाएगा। तो लाइट हमेशा क्या चाहता है? फास्टेस्ट पाथ से ट्रेवल करना चाहता है, इसीलिए लाइट बेंड होता है। और इसी फिनोमिना को अपन क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। तो व्हाट इज रिफ्रैक्शन? इट इज अ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम। ये अपन ने यहाँ लिख रखा है। रिफ्रैक्शन क्या है? फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अदर। जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो लाइट बेंड होता है। तो लाइट कौन से डायरेक्शन में बेंड होता है ये हमें समझना है। और इससे रिलेटेड कुछ लॉ है, जैसे स्नेल्स लॉ है, वो हमें समझना है। तो चलो शुरू करते हैं। रिफ्रैक्शन क्या है? बेंडिंग ऑफ लाइट। जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो लाइट क्या होता है? बेंड होता है। जैसे मान लो ये कोई एक मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। तो लाइट कहाँ से आ रहा है? ये इंसिडेंट रे। ये क्या है? इंसिडेंट रे। तो ये आया लाइट ऐसे, लाइट सीधा ही जाना चाह रहा था, लेकिन मीडियम के वजह से लाइट बेंड हो गया तो उसने ये रास्ता ले लिया। इस रे को क्या बोला अपन ने? रिफ्रैक्टेड रे। इसको क्या बोला? रिफ्रैक्टेड रे। और कुछ लाइट रिटर्न चले गया, उसको बोला रिफ्लेक्टेड रे। जैसे मान लो कोई सिल्वर फॉइल है, ग्लास है या वाटर है, तो लाइट गिरेगा तो कुछ लाइट रिटर्न भी जाता है, तो उस रिटर्न वाली रे को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड। और जो रे दूसरे मीडियम में जाता है उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। जो रे बाउंस होके सेम मीडियम में आ गया उसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। अब यहाँ कुछ क्वांटिटी लिखी है, v1, λ1, f1। ये क्या होता है? v1 यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1। पहले मीडियम में लाइट की स्पीड क्या थी? λ1 क्या है? पहले मीडियम में वेवलेंथ क्या थी? और ये फ्रीक्वेंसी है f1। अब होता क्या है? जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए तो वेलोसिटी और वेवलेंथ चेंज होता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, दोनों मीडियम में फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? सेम। जितना ये f1 है उतना ही f2 है, बिकॉज फ्रीक्वेंसी डिपेंड ऑन सोर्स। जहां से लाइट आ रहा है ना, वो सोर्स पे फ्रीक्वेंसी डिपेंड है, तो सोर्स थोड़ी चेंज हुआ, वो नहीं चेंज हुआ तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। तो बेसिक बात है, आप दिमाग में रखें। ठीक है? फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इट्स वेलोसिटी एंड वेवलेंथ चेंजेस बट इट्स फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है सोर्स पे। तो ये लाइट बेंड क्यों हुआ? ये लाइट बेंड हुआ तो ये क्यों हो रहा है बेंड, यही हमें समझना है। ठीक है? आज क्यों हो रहा है? क्योंकि उसको फास्टेस्ट रास्ता लेना है। उससे रिलेटेड कुछ टर्म है, वो भी आज अपन समझेंगे। जैसे ये लाइट आया, इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे। ये डॉटेड लाइन क्या है? इसका एक्चुअल पाथ है, जहां लाइट जाना चाह रहा था लेकिन यहाँ नहीं जा पाया, लाइट इधर बेंड हो गया। इस एंगल को इंसिडेंट रे, और ये जो डॉटेड लाइन है इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। व्हाट इज आर? आर इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये किसके बीच का एंगल होता है? रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का। रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये बेसिक बात है जो हमें पता होनी चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है? ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल है। चलो आगे बढ़ करते हैं। अब ये लॉ है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में दो स्टेटमेंट है। एक, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे लाई इन अ सेम प्लेन। मतलब जिस प्लेन में इंसिडेंट रे ना, उसी प्लेन में रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल है। जैसे मान लो यहाँ एक ये प्लेन ड्रॉ किया हुआ है, दिख रहा है आपको? ये एक प्लेन है, देखो सारी रे इसी प्लेन में। ये इंसिडेंट रे आई, इस एंगल को अपन क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। लाइट जाना सीधा चाह रहा था लेकिन नहीं जा पाएगा, मीडियम चेंज हुआ तो बेंड हुआ, इस एंगल को क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्योंकि डॉटेड लाइन क्या है? ये नॉर्मल है, बराबर, ये नॉर्मल है, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। देखो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में। इवन रिफ्लेक्टेड रे भी सेम प्लेन में ही होता है, कुछ रे रिटर्न भी जाता है, उसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। सो प्लेन ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्रैक्शन, मतलब जिस प्लेन में इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे है उसको अपन क्या बोलते हैं? प्लेन ऑफ इंसिडेंस भी बोलते हैं नॉर्मली। तो कहने का मतलब क्या, ये लॉ का पहला स्टेटमेंट क्या है? ये जो तीनों रे है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और ये रिफ्रैक्टेड रे, ये तीनों एक ही प्लेन में होता है। इवन रिफ्लेक्टेड रे भी एक ही प्लेन में होता है। तो इधर भी अपन ने यही बताया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया।
अब इधर ये एन क्या लिख के रखा है, ये एन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस एन को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आगे समझेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होता है। चलो ध्यान दे रहा। अब आते हैं अपन स्नेल्स लॉ पे। स्नेल्स लॉ क्या है, बहुत बेसिक सा लॉ है जो रिफ्रैक्शन के कैलकुलेशन में हमें बार बार यूज होगा। तो स्नेल साइंटिस्ट का नाम था, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है तो लाइट बेंड हो रहा है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जैसे जैसे लाइट को आप अलग अलग एंगल पे इंसिडेंट कर रहे हैं, अलग अलग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ रहा है। लेकिन उन्होंने एक बात ऑब्जर्व किया, ये जो रेशियो है एंगल ऑफ इंसिडेंस का, जो साइन आई अपॉन साइन आर का रेशियो है, ये चेंज नहीं हो रहा है, ये हमेशा एक कांस्टेंट नंबर आ रहा है। समझ रहे, ये क्या आ रहा है, कांस्टेंट नंबर आ रहा है। मतलब मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 था, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन उसके हिसाब से कुछ होगा, मान लो 20 डिग्री है, तो साइन 30 अपॉन साइन 20 किया, एक नंबर आया। फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ चेंज किया, फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन चेंज हो गया, लेकिन वो रेशियो साइन आई अपॉन साइन आर न्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन के लिए सेम रहा। मतलब आप आई और आर को चेंज कर रहे हैं, लेकिन उनका जो साइन वाला रेशियो है ना, वो चेंज नहीं हो रहा है। मतलब स्नेल्स को यहाँ समझा कि भाई कुछ तो चीज है जो कांस्टेंट है, बराबर। तो उसने उस कांस्टेंट को क्या नाम दिया, उसने उस कांस्टेंट को नाम दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसने उस कांस्टेंट को क्या नाम दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब स्नेल्स ने सोचा रहेगा कि भाई अपन आई चेंज कर रहे हैं, आर चेंज कर रहे हैं, मतलब आई चेंज कर रहे हैं, आर खुद ही चेंज हो जा रहे हैं, लेकिन उधर क्या चेंज नहीं कर रहे। दोनों केस में सेम मीडियम है ना, आपने आई चेंज किया, मीडियम चेंज किया गया नहीं, मीडियम तो वही है, फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में लाइट आ रहा है। तो उसने सोचा कि ये कांस्टेंट शायद मीडियम पे डिपेंड करता है। ये कांस्टेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, मीडियम, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में अपन आई चेंज कर रहे हैं तो आर चेंज हो रहा है, लेकिन साइन आई अपॉन साइन आर एक कांस्टेंट नंबर आ रहा है। तो उसने सोचा कि ऐसा क्या चीज है जो अपन चेंज नहीं कर रहे। तो मीडियम चेंज नहीं कर रहे, सेम मीडियम के लिए देख रहे थे, और ये बात उसका सही भी निकला। ये जो कांस्टेंट है वो मीडियम पे डिपेंड करता है। जब तक मीडियम सेम है तब तक ये कांस्टेंट, ये नंबर सेम आ रहा था, जैसे मीडियम चेंज किया तो ये नंबर चेंज हो गया। तो कहने का बात क्या है, स्नेल्स लॉ ने क्या बताया, स्नेल्स ने बताया कि जो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उसने तो स्टेटमेंट तो यही है, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ अ मीडियम, मतलब जब तक मीडियम सेम है तब तक रेशियो ऑफ साइन आई अपॉन साइन आर इज कांस्टेंट, साइन आई अपॉन साइन आर इज कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट को क्या नाम दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, मीडियम के ऊपर। जब तक सेम मीडियम है ये सेम रहेगा, मीडियम चेंज होने पे ये कांस्टेंट का वैल्यू चेंज हो जाएगा। अब इसको लिखते कैसे, स्नेल्स लॉ को कैसे लिखते, देखो दो तरीके स्नेल्स लॉ लिखने के। एक तो आप ऐसे लिखो, जैसे यहाँ लिख रखा है मैंने कि n1 साइन आई, मतलब जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम के एंगल को मल्टीप्लाई करो, n2 तो यहाँ पे एंगल क्या है, साइन आर। या दूसरा तरीका है, आप हमेशा लिखो साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर, और यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का लिखने का जिधर लाइट जा रहा है। तो अपने केस में लाइट किधर जा रहा है, 2 में ना, तो आप इसको क्या लिखेंगे, n2 अपॉन n1, जिधर लाइट जा रहा है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेयर लाइट गोज, वेयर लाइट गोज, जिस मीडियम में लाइट जा रहा है ना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखने का। और n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रॉम लाइट कमिंग, फ्रॉम वेयर लाइट इज कमिंग, लाइट इज कमिंग। ठीक है, तो ये स्नेल्स लॉ है। स्नेल्स लॉ बहुत सिंपल है कि रेशियो ऑफ साइन आई अपॉन साइन आर कांस्टेंट होता है, उस कांस्टेंट का नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये कांस्टेंट डिपेंड करता है मीडियम पे, कि जिन दो मीडियम में लाइट आ जा रहा है। तो लिखते कैसे, साइन आई अपॉन साइन आर उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिधर लाइट जा रहा है, तो n2 बाय n1 लिख रहे हैं अपन, क्योंकि दूसरे मीडियम में आ रहा है ना लाइट। ठीक है, अब देखो एक और बात जो आपको ध्यान रखनी है कि लाइट क्यों बेंड हो रहा है, क्योंकि वो फास्टेस्ट रूट से जाना चाह रहा है। अपन ने स्टार्टिंग में ही देखा कि वेलोसिटी और वेवलेंथ चेंज होता है मीडियम चेंज होने पे, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। तो इसी स्नेल्स लॉ को आप और एक्सटेंड कर सकते हैं, जिस मीडियम का ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा ना उधर लाइट का स्पीड कम होता है, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उधर लाइट का स्पीड क्या है, कम है। यानी अपन ये बात बोल सकते हैं कि n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी और ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। मतलब आप ये जो लिखा ना साइन आई अपॉन साइन आर n2 बाय n1, इसी बात को अपन एक्सटेंड करके ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन आई अपॉन साइन आर n2 बाय n1 तो लिख ही रहे अपन, वेलोसिटी के फॉर्म में भी। वेलोसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में इनवर्स रिलेशन है, तो अब इसको लिखेंगे v1 बाय v2 और वेवलेंथ को लिखेंगे लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी दोनों ही इनवर्स रिलेशन।
तो ये पूरा स्नेल्स लॉ है जिसको आप याद रखेंगे, ठीक है। साइन आई अपॉन साइन आर विच इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम वेयर लाइट गोज टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फ्रॉम वेयर लाइट इज कमिंग. After writing this, we will think that the refractive index is inversely proportional to velocity. तो ये रेशियो n2 by n1 है, तो वेलोसिटी का v1 by v2 होना चाहिए. ऑल्सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, तो वेवलेंथ भी λ1 by λ2 लिखेंगे. यही बात मैंने इधर लिख के रखा है पूरा, ठीक है. आपको ये n2 n1 याद नहीं रखना है, आपको याद क्या रखना है, जिधर लाइट जा रहा है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन जिधर से लाइट आ रहा है, दैट रेशियो इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर. होप एकदम क्लियर है स्नेल्स लॉ, ठीक है. चलो आगे बात करते हैं. अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे अपन ने बात किया फॉर अ गिवन मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम. मतलब यही बात हो रहा है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम. मतलब लाइट का स्पीड सबसे ज्यादा किधर होता है, वैक्यूम में. और वैक्यूम छोड़ के और कोई भी मीडियम रहेगा तो लाइट का स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. तो वही अपन बात कर रहे हैं, ये तो कांस्टेंट नंबर है ना. तो n किसको प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी को इनवर्स रिलेशन में. n और वेलोसिटी क्या है, इनवर्स रिलेशन में. जिस मीडियम में वेलोसिटी ज्यादा है उधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा. अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, जितना डेंस मीडियम होगा, ऑप्टिकली डेंस मीडियम होगा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है. जितना डेंसर मीडियम उतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू ज्यादा होगा. तो कुछ नंबर लिख रखे हैं. हमारा ग्लास का 1.5, वाटर का कितना है 4/3, 4/3 यानी 1.33. तो एक बात याद रखना है, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना डेंस मीडियम, ठीक है. हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंसर इज द मीडियम, डेंसर मीडियम. और जितना डेंस मीडियम उतना वेलोसिटी इज लो, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज लेस. समझ रहे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाइयर है मतलब डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम मतलब वेलोसिटी कम है. अगर एक एग्जांपल से बताऊं, मान लो ऐसा कोई मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, जैसे ग्लास हो गया. लाइट का स्पीड एयर में कितना है, 3 × 10⁸, तो ग्लास में कितना होगा. तो सिंपल है, यही फॉर्मूला यूज करेंगे. तो स्पीड इन ग्लास आप कैसे निकाल सकते हैं, v इज इक्वल टू आप लिखेंगे c अपॉन n. तो c का वैल्यू तो 3 × 10⁸ कांस्टेंट है. n कितना है 1.5 ग्लास के लिए, तो स्पीड कम हो गया ना. वैक्यूम में 3 × 10⁸ था, अगर लाइट वैक्यूम से ग्लास में जा रहा है तो वैक्यूम में स्पीड 3 × 10⁸ है, जबकि ग्लास में कितना हो गया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. तो ये दिमाग में रखें, ठीक है. जितना डेंस मीडियम उतना लाइट का स्पीड क्या रहता है, कम रहता है उस मीडियम में, ठीक है. तो ये यहाँ लिख रखा है अपन ने, यही जो पीछे भी मैंने बताया कि इनवर्स रिलेशन होता है ये साइन आई अपॉन साइन आर. आप क्या लिखते हैं, n2 by n1. n2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिधर लाइट जा रहा है, n इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी को और वेवलेंथ को. तो वो बात इधर भी लिखा हुआ है, ठीक है. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में क्या ध्यान रखेंगे, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना वो मीडियम क्या है, डेंस है. डेंस मीडियम है तो लाइट का स्पीड कम होगा. अब दूसरा पॉइंट, बेंडिंग ऑफ लाइट ड्यू टू रिफ्रैक्शन. देखो दो बातें आपको याद रखनी है. अगर लाइट डेंसर से रेरर मीडियम में जा रहा है, लाइट किधर जा रहा है, डेंसर से रेरर में, तो इट विल बेंड डेंसर टू रेरर अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल. लाइट बेंड होता है मीडियम चेंज होने पे, अवे फ्रॉम नॉर्मल. और अगर लाइट रेरर से डेंसर में आ रहा है तो इट विल बेंड टूवर्ड द नॉर्मल, टूवर्ड द नॉर्मल. ये दो पॉइंट आप याद रखें. लाइट जब भी रेरर से डेंसर में जाएगा तो इट विल बेंड टूवर्ड द नॉर्मल, रेरर टू डेंसर, और डेंसर टू रेरर अवे फ्रॉम नॉर्मल. अब इस बात से अपने को क्या समझ में आता है, जब भी लाइट, ध्यान देना इस पॉइंट पे जो लिख रहा हूँ, डेंसर से रेरर में रहा तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जा रहा है ना, तो यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा होगा, यानी इट विल बेंड टूवर्ड द नॉर्मल, यानी अंदर की तरफ आएगा. तो आई बड़ा रहेगा और आर छोटा रहेगा. समझ रहे, अवे फ्रॉम नॉर्मल यानी रिफ्रैक्शन बड़ा बनेगा. वही बात इधर मैं समझा रहा हूँ. देखो ध्यान देना, ये लाइट का एक्चुअल पाथ था, लाइट किधर जाना चाह रहा था, ये रास्ते पे, बराबर. अब ये क्या है n1, ये लोग ने n1 ज्यादा लिखा है, मतलब n1 क्या है, डेंसर है, और n2 क्या है, रेरर है. वही ऊपर लिखा हुआ है. लाइट किधर से किधर जा रहा है, डेंसर से रेरर में, तो डेंस मीडियम हो गया और ये रेरर मीडियम हो गया. डेंसर से रेरर में जाएगा तो कहाँ बेंड होता है, अवे फ्रॉम नॉर्मल. अवे फ्रॉम नॉर्मल जाना इधर चाह रहा था सीधा, कहाँ चले गया, इधर. ये कौन सा रे, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे.
तो कितना डिविएट हो गया, उसके पाथ से लाइट कितना डिविएट हो गया, तो इतना डिविएट हो गया। ये एंगल ऑफ डिविएशन आएगा, थोड़ा और कलर से लिखते हैं, ये क्या आएगा, एंगल ऑफ डिविएशन। तो कितना आएगा एंगल ऑफ डिविएशन आप बताओ, ये आई होगा बराबर, ये टोटल आर, तो एंगल ऑफ डिविएशन होगा आर माइनस आई। वही लिखा है अपन ने कि आर बड़ा होता है और आई छोटा होता है जब लाइट किधर से किधर जाता है, डेंसर से रेयर में। तो आर बड़ा रहेगा और आई छोटा रहेगा, एंगल ऑफ डिविएशन क्या हो जाएगा, आर माइनस आई। इस केस में अगर आपको स्नेल्स लॉ लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, साइन आई अपॉन साइन आर, और उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिधर लाइट जा रहा है, तो लाइट किधर जा रहा है इस मीडियम में ना, N2 में, तो N2 बाय N1, वही यहाँ लिखा है N2 वेयर लाइट इज गोइंग और फ्रॉम वेयर लाइट इज कमिंग, दैट इज N1 और N2। समझ रहे, होप ये आपको एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है। चलो एकदम सही है। नेक्स्ट पे आते हैं, ये लाइट किधर से किधर जा रहा था, डेंसर से रेरर। अब नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है, लाइट किधर से किधर जा रहा है, रेरर मीडियम से डेंसर में, उल्टा हो गया, ये रेरर है, रेरर है, और ये क्या है, डेंसर है। तो ये कहाँ बेंड होगा, रेरर से डेंसर में आता है तो टूवर्ड द नॉर्मल। तो लाइट जाना किधर चाह रहा था, ये उसका एक्चुअल पाथ है, किधर चले गया, इधर, ये रिफ्रैक्टेड रे। ये पूरा एंगल क्या बना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ना, क्योंकि ये लाइन है ना भाई, ये जितना एंगल है उतना ये होगा। तो आपको ये एंगल ऑफ डिविएशन कैलकुलेट करना है, जो इधर लिख रखा है, ये एंगल ऑफ डिविएशन है। समझ रहे, कितना एंगल ऑफ डिविएशन देखो, आई माइनस आर, आई माइनस आर, ये पूरा आई है ना, उसमें से आर माइनस करेंगे तो ये मिलेगा। तो इधर एंगल ऑफ डिविएशन कैसे निकाल दे, आई माइनस आर करके, और जबकि उधर कैसे निकाल रहे थे अपन, आर माइनस आई। तो ये याद रखना है, लाइट जब भी डेंसर से रेरर में जा रहा है तो इट विल बेंड अवे, अवे से बेंड होगा तो रिफ्रैक्शन बड़ा होगा, और रेरर टू डेंसर आ रहा है तो टूवर्ड, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होगा इस केस में। और स्नेल्स लॉ लिखने का तरीका बहुत सिंपल है, साइन आई अपॉन साइन आर लिखो, और उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिधर लाइट जा रहा है, साइन आई अपॉन साइन आर, लाइट किधर जा रहा है, N2 में, तो आप लिखेंगे N2 बाय N1। समझ रहे, इधर भी वही पॉइंट लिखा हुआ है, कौन रेरर है, ये, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम रहेगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो ये वीडियो इधर तक ही रखते हैं, बाय बाय, कीप वर्किंग हार्ड।